इंडसइंड बैंक लगातार चर्चा में है। सोमवार को शाम में इंडसइंड बैंक ने एक्सचेंजेस को जानकारी दी कि उनके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में अकाउंटिंग की गड़बड़ियां मिली हैं और उसका असर उनके नेटवर्थ पर पड़ सकता है। नेटवर्थ पर जो असर की बात उन्होंने कही वो 2.35% के नेटवर्थ पर असर की बात उन्होंने कही। यानी अगर आप रुपए करोड़ में समझना चाहेंगे तो 1500 करोड़ से 2000 करोड़ रुपए तक का नुकसान बैंक को हो सकता था उस अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज की वजह से। ये बात एक्सचेंजेस को बताई गई। असर क्या हुआ? असर ये हुआ कि मंगलवार को जब बाजार खुले तो इंडसइंड बैंक का शेयर टूटा और इतना ज्यादा टूटा, 25 से 28% तक की गिरावट कल देखने को मिली मंगलवार के बाजार में और 15,000 करोड़ का मार्केट कैप भी साफ हो गया। लेकिन उसके बाद बैंक की सफाई आई, तमाम बैंकर्स के उसके ऊपर कमेंट्स आए, तमाम एक्शंस की बात कही गई, रेगुलेटरी जो एक्टिवेशन था वो भी हुआ। लेकिन कई सवाल अभी भी इंडसइंड बैंक को लेकर अभी खुले हैं। ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं हमें, ऐसे सवाल जिनके जवाब खोजने जरूरी हैं। या आपके मन में भी कुछ सवाल हो सकते हैं अगर आप इंडसइंड बैंक के शेयर होल्डर हैं या इंडसइंड बैंक के डिपॉजिटर हैं। तो इसलिए आज ये हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं और इस कन्वर्सेशन के जरिए हम ये फाइंड आउट कर रहे हैं कि क्या क्या गड़बड़ियां हुई पिछले दिनों में इंडसइंड बैंक के अंदर और उसका क्या इंपैक्ट हुआ और आगे अब रास्ता क्या है। मेरे साथ इस वक्त एनडीटीवी प्रॉफिट के बैंकिंग एडिटर विश्वनाथ नायर हैं। विशी, शुक्रिया समय देने के लिए और बात करने के लिए। पहला सवाल जो इंडसइंड बैंक को लेकर मन में आता है कि विवादों से पुराना नाता है, पहले भी विवादों में रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्या है बैंक के अंदर, पिछले कुछ विवाद अगर आप बताना चाहें कि क्या रहा है और क्या है जो बैंक लगातार जो विवादों के घेरे में आ जाता है? तो विकास, जहाँ तक इंडसइंड बैंक का सवाल है, यहाँ पे विवाद ज़्यादातर जो हैं वो माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो और सीईओ के टेन्योर को लेके हुए हैं। इसमें जब आप थोड़ी हिस्ट्री में जाएं, यानी कि 5 साल पहले 2020 में जाएं और 2020 के बाद 2021 में भी देखें, माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो 2020 में तो अफेक्ट हुआ ही था क्योंकि तब कोविड का साल था। कई सारे उनके जो मनी कलेक्शन वाले जो एजेंट होते हैं वो बाहर जा नहीं पाए थे क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था देश में, तो इसीलिए रिकवरी नहीं हो पा रही थी लोन की और इसी वजह से उनके एनपीएस बढ़ गए थे। चलिए ये बात हम समझ लेते हैं कि पूरी इंडस्ट्री को ये इफेक्ट किया, इंडसइंड बैंक को भी इफेक्ट किया। लेकिन 2021 में जो है एक बात बाहर आई कि एक विसल ब्लोअर लेटर था जिसमें ये कहा गया था कि जो माइक्रो फाइनेंस डिवीजन है, इंडसइंड बैंक माइक्रो फाइनेंस का बिजनेस जो है वो भारत फाइनेंशियल नाम की एक कंपनी से करता है। जो भारत फाइनेंशियल, इसके पहले एसकेएस माइक्रो फाइनेंस के नाम से जानी जाती थी, जो माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम था। उसे इंडसइंड बैंक ने कुछ साल पहले खरीदा था और 2021 में एक विसल ब्लोअर लेटर आया था कि उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस इशूज़ बहुत हो रहे हैं। हालांकि बैंक ने तब तो नकार दिया था इन सब मामलों को, लेकिन ये ज़रूर बताया था कि वहाँ पे एक टेक्नोलॉजिकल ग्लिच हुआ था जिसकी वजह से बगैर कस्टमर कंसेंट के अकाउंट खुल रहे थे और उनके अकाउंटों में पैसे जा रहे थे। तो ये ठीक करने की ज़रूरत पड़ी थी इंडसइंड बैंक को। उसके बाद जो है, अगर हम अब की बात करें 2024 और 25 में, जहाँ पर ऑलरेडी माइक्रो फाइनेंस कंपनीज़ को बहुत सारा स्ट्रेस झेलना पड़ रहा है क्योंकि एक्सेसिव लेंडिंग हुई है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा लेंडिंग हुई है माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स को, और अब जो है कंपनीज अपना पैसा रिकवर नहीं कर पा रहे हैं और उसकी वजह से एनपीएस बढ़ चुके हैं। इनके साथ ही साथ सीईओ टेन्योर को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ है इंडसइंड बैंक में। 2020 में जो है मार्च 2020 में सुमंत कठपलिया को सीईओ रोल दिया गया था 3 साल के लिए। तो मार्च 2023 में जब बोर्ड ने रेकमेंड किया कि कठपलिया जी का जो टेन्योर है उसे 3 साल और बढ़ाया जाए, तब आरबीआई ने सिर्फ 2 साल का एक्सटेंशन दिया सबसे पहला। फिर जब 2025 में वो 2 साल कंप्लीट हुए और उसके बाद फिर बोर्ड ने 3 साल का एक्सटेंशन मांगा, आरबीआई ने सिर्फ 1 साल का एक्सटेंशन दिया है। 2026 में उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है। जब आरबीआई ज़रूरत से कम अगर टेन्योर एक्सटेंशन देता है तो उसका इंडिकेशन ये है कि शायद आरबीआई को उस सीईओ की कार्यशैली में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। उनको लग रहा है कि शायद कोई और सीईओ को आने की ज़रूरत है। तो 1 साल का जो एक्सटेंशन दिया गया है, ज़्यादातर मार्केट एक्सपर्ट्स और बैंक में अंदर के लोग भी ये मानते हैं कि ये इसलिए दिया गया है ताकि 1 साल के अंदर वो एक नया सीईओ ढूंढ सके। सीईओ ने भी यही कहा है कि आरबीआई को उनकी लीडरशिप में भरोसा नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है। ये उन्होंने पहले ही बयान दिया मीडिया में। लेकिन अगर आप देखें इस वाले विवाद पर देखें कि ये जो डिस्क्रिपेंसीज आई हैं, अक्टूबर 2024 में बैंक खुद कह रही है कि उसे ये पता चल गया था। बैंकिंग सिस्टम में या फिर किसी भी कंपनी में जो लिस्टेड है उसके अंदर इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर्स होते हैं। तो क्या ऐसा हुआ कि ये इंटरनल ऑडिटर्स को भी नहीं पता चला, एक्सटर्नल ऑडिटर्स को भी नहीं पता चला? और ये क्या इंडिकेशन देता है? क्या कुछ सीरियस इंडिकेशन दे रहा है ये? कुछ बैंकर से आपने बात की क्या इस बारे में? सोमवार रात से हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि बैंक को काफ़ी ज़्यादा बार कॉल और ईमेल गए हैं जहाँ पे उनको
इन सवालों के जवाब देने के लिए हमने काफ़ी इनकरेज किया है, लेकिन अभी तक बैंक के पास से तो कोई खास रिस्पॉन्स आया नहीं है। ना ही बैंक ने कहीं और कोई क्लियर इंडिकेशन दिया है कि अक्टूबर में जो चीज़ आपके सामने आ गई है कि कुछ गड़बड़ है हमारे अकाउंट्स में, शायद अमाउंट का पता ना हो, बैंक के हिसाब से वो अमाउंट लाने में 6 महीने लग गए, तो अब हम इसलिए मार्च में आ रहे हैं आपको बता रहे हैं। जबकि अब जहाँ तक कोई भी किसी और बैंकर्स ने जिनसे हमने बातें करी हैं, कोई और प्राइवेट बैंक्स में जो काम करते हैं, उन बैंकर्स का ये कहना है कि 6 महीने तो कहीं नहीं लगते हैं। जहाँ तक अपनी इंटरनल एक्सटर्नल ऑडिटर्स का सवाल किया, ऑडिटर्स जो हैं क्वार्टरली बेसिस पे ऑडिट करते हैं। कंकरेंट ऑडिटर्स होते हैं जो बैंक के अंदर के खुद के ऑडिटर्स होते हैं, जो बैंक की बुक को ध्यान से परखते हैं ताकि देखने के लिए कि कोई ऐसे बड़े लॉसेस ना छुप रहे हों सिस्टम से, जो इस सिचुएशन में अब बाहर आ रहा है। तो क्लियरली जो इंटरनल ऑडिटर्स हैं और साथ ही में एक्सटर्नल ऑडिटर्स हैं, क्योंकि उसके बाद भी 3 क्वार्टर रिजल्ट्स आए हैं इस फाइनेंशियल ईयर में। अब बैंक का ये कहना है कि अप्रैल 1 2024 से आरबीआई के रूल्स चेंज हो गए हैं और इसी वजह से हमें ये तकलीफ हो रही है। तो आप 9 महीने का रिजल्ट तो आप अनाउंस कर चुके हैं, तो आपके 9 महीने में ये नहीं पता चला है कि आप कंप्लायंस से बाहर हैं। और इसके 2 ही जवाब होते हैं, या तो एक, आप शायद हमें पूरा सच नहीं बता रहे हैं, या फिर आपके सिस्टम्स इतने कमज़ोर हैं कि आपके ऑडिटर्स को पता ही नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे बैंक के अंदर। और 2000 करोड़ जो है वो बहुत बड़ी रकम होती है किसी भी ऑडिटर को अनदेखा करने के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि एक प्राइवेट बैंकर से जो मैं बात कर रहा था, वो मैं बता रहा था कि ये कैसे हो सकता है। तो बता रहे थे कि जहाँ तक ट्रेडिंग बुक का सवाल है, जब हम लोग उसका ऑडिट करते हैं, कभी कभी जो है 4th डेसिमल पॉइंट में भी अगर कुछ चेंज आ जाता है तो 2-3 करोड़ रुपए का फ़र्क पड़ जाता है नंबर्स में। और वो हो जाए तो पूरा ऑडिट प्रोसेस रोक के पहले पता लगाया जाता है कि क्यों हुआ ये, और उसके बाद ही उसे अप्रूव किया जाता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि 2000 करोड़ इधर उधर हो गए और किसी को पता ना चला। और इसीलिए कोई भी दूसरे बैंकर्स जो हैं, जो इंडसइंड बैंक से क्लैरिफिकेशन सुन रहे हैं, उनमें से किसी को ये मानने में बहुत मुश्किल हो रही है, किसी सभी को, कि ऐसा कैसे हो गया और आपको 6 महीने क्यों लगे ये हमें बताने के लिए कि अच्छा गड़बड़ हुई है, और गड़बड़ जो है वो 2000 करोड़ की हुई है। क्योंकि 1 + 1 = 2 जितना ही मैथ्स है, उससे ज़्यादा कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चलिए समझ लीजिए अगर आपको 1 महीना भी लग गया देखने में कि क्या हो रहा है यहाँ पे, 6 महीने नहीं लगने चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि ऑडिटिंग जब होती है किसी भी रिपोर्ट की, जब आप पीएनएल बनाते हैं तो उसमें बहुत क्लियर एक डेबिट क्रेडिट साइड होता है आपके पास, और वहाँ बड़ा आसान होता है अकाउंटिंग करना। और बैंक के लिए जो अकाउंटिंग का महारत हासिल करके बैठे हैं उनके लिए तो आसान होना चाहिए था। अब एक सवाल क्या इससे ये भी उठ सकता है कि पिछले जो 3 इन्होंने क्वार्टर पेश किए रिजल्ट्स, क्या रिजल्ट्स में भी कुछ इनएक्यूरेसीज रही होंगी? अगर उन्होंने इसके पहले, देखिए अब लॉस कहाँ बुक करना पड़ता है, वहाँ पर जहाँ पर इसके पहले प्रॉफिट हुआ करता था तो अब लॉस है। अगर आप अकाउंटिंग इशू बता रहे हैं इसको, और बोल रहे हैं कि डेरिवेटिव्स पोर्टफोलियो में गैप था जिसकी वजह से 2000 करोड़ का हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो मतलब इसके पहले वो गैप जहाँ तक आपने नहीं देखा था, तो पिछले 3 क्वार्टर में आप वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रहे थे, जहाँ के आपको एक्चुअली लॉस को भी अकाउंट करके 0 प्रॉफिट दिखाना चाहिए था, उसकी जगह आप सिर्फ प्रॉफिट ऐड कर रहे हैं। तो मतलब पिछले जो 3 क्वार्टर के नंबर हैं, शायद उसमें कोई बदलाव करना पड़ेगा शायद। ये सवाल फिर हमने बैंक को पूछा है और अभी तक बैंक के हिसाब वहाँ से तो कोई रिस्पॉन्स आया नहीं है। ओके, ये सीईओ के स्टेक कम करने को लेकर भी एक खबर चल रही थी कि सीईओ ने अपना स्टेक जो उनको ESOPs के तौर पे शेयर मिलते हैं, उसमें भी उन्होंने कुछ गिरावट की है या कुछ शेयर उन्होंने बेचे। तो एनडीटीवी प्रॉफिट की हर्ष सहायता जो है हमारे बैंकिंग एनालिस्ट हैं, उन्होंने कुछ थोड़ी बहुत रिसर्च करी, तो वहाँ से ये पता चला कि सुमंत कठपालिया और अरुण खुराना, सुमंत कठपालिया सीईओ हैं बैंक के, अरुण खुराना ईडी हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, और साथ ही साथ में ट्रेजरी के हेड भी हैं, सीएफओ का चार्ज भी है उनके पास, और काफ़ी हद तक डेप्यूटी सीईओ भी आप उन्हें कह सकते हैं। इन दोनों ने मिलकर अपने 80% जो उनकी शेयर होल्डिंग है बैंक में, वो बेच दी है। और ये जो है ये सेल जो हुआ है 1567 रुपीज़ पर शेयर के प्राइस पे हुआ है। जहाँ तक सुमंत कठपालिया को देखें तो FY24 की शुरुआत में उनके पास 35,000 शेयर्स, 35,000 शेयर थे। उसमें से करीब 2 लाख शेयर जो हैं वो ESOP से भी आए हैं उनके पास, और उन्होंने उसके बाद शेयर्स को एवरेज 1524 की प्राइस पे बेचा है, और इंडसइंड बैंक का जो हाई है वो 1567 रुपीज़ पर शेयर पे आया है। और
करंटली उनके पास सिर्फ 48,000 शेयर बचे हुए हैं। जहाँ तक अरुण खुराना का सवाल है तो वहाँ पे भी वही हुआ है। उन्होंने अपने शेयर्स शायद 1499 पर शेयर की प्राइस पे बेचे हैं। जो कल शाम को मार्केट क्लोज हुआ वहाँ पे 656 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस पे क्लोज हुआ है। इन्होंने जो अपना शेयर बेचा है वो 1500 के आसपास बेचा हुआ है। तो मतलब आप समझ लीजिए कि कितना बड़ा गैप है मार्केट प्राइस में और इनके सेल प्राइस में, जो पहले हो चुका है। ये अभी की बात नहीं है, ये कुछ महीने पहले की बात है। बट इंटरेस्टिंग है कि सेल के बाद ही ये सारा का सारा जो है कत्ता चिट्ठा बाहर आ रहा है। तो सवाल ये भी उठ सकते हैं कि हाई पर कैसे टॉप मैनेजमेंट ने शेयर बेचा और उसके बाद गिरावट आई और रिटेल को इतना बड़ा नुकसान हुआ। एक सवाल जो लगातार एक चीज लोगों के मन में है कि अब आरबीआई क्या इस पर कुछ कर रहा है, क्या रेगुलेटरी एक्शन कुछ हो रहे हैं, क्या वे फॉरवर्ड क्या है इसका? सोर्सेस हमें ये बता रहे हैं फिलहाल कि आरबीआई के जो सीनियर सुपरवाइजरी मैनेजर होते हैं, हर बैंक के पास एक आरबीआई का एक सुपरवाइजरी ऑफिसर होता है, एसएसएम, जो उनके बैंक के साथ डायरेक्टली डील करता है। कुछ भी अगर रेगुलर बिजनेस में अगर कोई इशू हो तो सबसे पहले एसएसएम को पता चलता है, उसके बाद वो जाके आरबीआई को इन्फॉर्मेशन जाती है। तो एसएसएम के द्वारा आरबीआई ने सबके पास से कंप्लायंस रिपोर्ट मंगवाई। सारे बैंक्स जो भी इंडिया में फिलहाल बड़े बैंक्स हैं, सबसे एक कंप्लायंस रिपोर्ट मंगवाई है जहाँ पे ये बैंक्स को ये बताना पड़ेगा कि उनकी करंट फॉरेन करेंसी बोरोइंग पोजीशन कहाँ है, क्योंकि इंडसइंड बैंक में भी फॉरेन करेंसी बोरोइंग को लेकर ही ये सारा डेरिवेटिव का प्रॉब्लम आया है। बैंक्स को ये सारा का सारा अपना रिपोर्ट में ये बताना है कि कितना है, कितना उन्होंने कन्वर्ट किया है इंडियन रुपी में, उसके अगेंस्ट कितनी डेरिवेटिव ली है और कितना उसमें मार्क टू मार्केट लॉस उनकी बुक में अभी फ़िलहाल है। आज के हिसाब से उनको वो कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करनी है, यानी कि करंट मार्केट कंडीशंस के बारे में उनको बताना है। हर क्वार्टर में बैंक्स ये कंप्लायंस रिपोर्ट सबमिट करते ही हैं, बट ये आउट ऑफ टर्न आरबीआई भी मंगवा रहा है, इसीलिए ताकि देखने के लिए कि कोई और बैंक में तो कोई प्रॉब्लम ना हो। जहाँ तक हमारे सोर्सेस हमें बता रहे हैं, फिलहाल इंडसइंड बैंक के बाहर शायद ऐसा कोई बैंक ना हो जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स हैं, पर हम आरबीआई की सुपरवाइजरी चेक के लिए वेट करेंगे। और अगर कोई और बैंक्स में भी ऐसे कोई लॉसेस हैं तो वो भी बाहर आएगा इन्फॉर्मेशन कुछ ही दिनों में। बिल्कुल। अब एक सवाल, वो लोग जो कैमरे के पीछे हैं और जो हमारे इस पूरे कन्वर्सेशन को सुन रहे हैं, उनके मन में होगा कि डिपॉजिट उनका सेफ है या नहीं है, और ये सवाल लोग पूछ भी रहे हैं। हालांकि डिपॉजिट को लेकर बहुत क्लियर गाइडलाइंस आरबीआई की हैं, लेकिन एक सवाल विषय दोनों लोगों के लिए, एक चिंता किसे करनी चाहिए और चिंता किसे नहीं करनी चाहिए? अगर आप इंडसइंड बैंक के शेयर होल्डर हैं तो चिंता शायद आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये गवर्नेंस पे आता है सारा सवाल, और बगैर गवर्नेंस के कोई बैंक अच्छे से ढंग से चल नहीं सकता है। प्लस यहाँ पे क्योंकि सुमंत कटवलिया को 1 साल के बाद बैंक को छोड़ के जाना पड़ेगा, अभी तक तो हमारा यही मानना है, बोर्ड को एक नया सीईओ अपॉइंट करना पड़ेगा। तो पहले तो उनको वो सर्च प्रोसेस करनी पड़ेगी, फिर कुछ नाम डिसाइड करने पड़ेंगे जो वो आरबीआई को भेजेंगे, फिर आरबीआई उनका चेक करेगी, फिर आरबीआई अप्रूव करेगी जो सही सीईओ बनेगा। इन सब में काफ़ी महीने निकलने वाले हैं, और उसके बाद जो नए सीईओ आएंगे वो जो इनहेरिट करेंगे फिर वो ठीक करेंगे बैंक को, तो उसमें कुछ और समय लगेगा। अगर कोई इश्यूज़ हैं तो उनको ठीक करने में कुछ समय तो जाएगा ही। तो जहाँ तक शेयर होल्डिंग का सवाल है, मुझे लगता है कि जो रिटेल शेयर होल्डर्स हैं इंडसइंड बैंक में इन्वेस्टेड, उन्हें शायद सोचना पड़ेगा कि उनका वो अपने स्टॉक से क्या कर रहे हैं। मैं नहीं बताने वाला हूँ, उसके लिए आपको किसी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जाके बात करनी पड़ेगी, लेकिन सोचना ज़रूरी है। जहाँ तक डिपॉजिटर का सवाल है, यहाँ पर किसी भी इंडसइंड बैंक के डिपॉजिटर को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जो शायद नहीं होने चाहिए थे। सवाल मैनेजमेंट से पूछे जा रहे हैं और हम पूछेंगे भी। और इन सब का लेकिन बैंक की जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस पर कोई असर नहीं है। बैंक बिल्कुल सेफ़ है, आपके डिपॉजिट्स इस बैंक में बिल्कुल सेफ़ हैं। आपको इन डिपॉजिट्स के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बैंक के सीईओज़ आएंगे जाएंगे, ये नॉर्मल प्रोसेस है, और अगर किसी ने कुछ ऐसा किया है जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, तो आरबीआई जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेगुलेटर है, वो डील कर लेगी इन सब इश्यूज से, और वो अगर किसी को कोई पनिशमेंट चाहिए या फिर कोई पेनल्टी लगानी है तो वो आरबीआई कर लेगा। लेकिन इसकी वजह से इंडसइंड बैंक की जो फाइनेंशियल पोजीशन है इस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। उन स्टेबिलिटी बिल्कुल बरकरार है इंडसइंड बैंक में, और डिपॉजिटर्स को चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल। तो आप इसको समझिए कि डिपॉजिट के साथ आपके कुछ नहीं हुआ है। जो बैंक की अकाउंटिंग है वो बैंक के बिजनेस को दिखाती है कि बैंक जो बिजनेस कर रही है, जैसे कमा रही है, जो उसकी रेवेन्यू हो रही है, उससे जो प्रॉफिट उसका निकल रहा है, उसके अंदर की गड़बड़ी का मामला है, तो उसका आपके डिपॉजिट से कोई लेना देना नहीं है। आपका डिपॉजिट सिक्योर है,
शेयर होल्डर्स के लिए क्लियर एडवाइस है कि आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर लें कि आपके पास अगर शेयर हैं तो आपको उस पर क्या करना है। जो रजिस्टर्ड आपके एडवाइजर होंगे वो उस पर आपको सलाह दे पाएंगे। लेकिन फिलहाल इस कन्वर्सेशन को इतने पर ही रखते हैं। उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि इंडसइंड बैंक में क्या हुआ और उसका क्या असर अब पूरी इंडस्ट्री पर देखने को मिल रहा है, क्या आगे एक्शन हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया विशी आज समय निकालने के लिए और सारी चीजों को बहुत डिटेल में थैंक यू बताने विकास। के लिए।